जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल पे। तो कंटेंट और पेडागोजी के इस क्लास के साथ जो कि पेपर 2 एसएसटी दिसंबर 2022 को ध्यान में रखते हुए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में कंटेंट और पेडागोजी दोनों को मिलाकर हम कुछ कुछ बातें आपसे करेंगे। और कल आपने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सारांश कर लिया होगा और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जैसे आपने ज्योग्राफी की समरी पढ़ी है, क्या आप इतिहास और पॉलिटी की समरी भी पढ़ना चाहते हैं, या मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड में चीजें कराई हैं, क्वेश्चंस के थ्रू एक एक चीजें समझाई हैं। अगर आप उन क्लासेस को रिवीजन कर लेते हैं उन क्लासेस का, तो वो कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय इकट्ठे इतनी सारी चीजों को एक साथ दिमाग में रखना। ठीक, तो सोच के मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। जो आप आदेश करेंगे मैं वो काम कर दूंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में चर्चा होगी किस पे? तो चर्चा होगी भैया सीटेट दिसंबर 2022, सीटेट दिसंबर 2022। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कंटेंट प्लस पेडागोजी। कंटेंट प्लस पेडागोजी, ठीक है, कंटेंट प्लस पेडागोजी के ऊपर पेडागोजिकल अप्रोच में कुछ बड़े बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं आज की इस क्लास में, जो कि 2021-22 के ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे। मतलब ये मुझे लगता है वन ऑफ द टफेस्ट पेपर रहा होगा। ठीक है, मतलब जिस पेपर से मैंने आज के सवाल कुछ यहाँ से और कुछ वहां से उठाए हैं, इनमें कुछ जो है वो टफ सवाल थे, कुछ के क्वेश्चन गलत भी थे जो सीटेट ने गलत दिए थे, और कुछ पे आपको कॉमन नंबर भी दिया गया था। मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं बताइए, जवाब दीजिए। कल नहीं मिल पाया था आप लोगों से, कल मैं गया था योगेंद्र सर के घर, मैं और भवानी सर। आपको हमने बताया था कि हमें जाना है उनके यहाँ। तो कल आपकी क्लास हुई थी ज्योग्राफी की। तो एक बार फटाफट सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, आ जाइए, हम लोग अपनी बातचीत करते हैं स्टार्ट। ठीक, गुड इवनिंग, नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बताइएगा। शुरू किया जाए फिर, बताइए, आरंभ किया जाए। जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए देखिए, एक सिंगल पेपर का जो बैच है वो 499 में है, और कॉम्बो बैच जो है वो आपका 799 में आपको अवेलेबल है। कोड आपको यूज करना है ETS60। ठीक है, इस बैच के लास्ट एक दो दिन बचे हैं, इस बैच को बंद कर रहा हूं अब मैं, करवा रहा हूं मतलब। और केवीएस का जो बैच चल रहा है, संजीवनी बैच, उसके अंदर सब्जेक्ट्स में ये क्लासेस हैं। सब्जेक्ट की क्लास 15 तारीख से शुरू होगी। जनरल पेपर, पेडागोजी, पीआरटी सब्जेक्ट, इनकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 1499, इस ऑफर को 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 15 दिसंबर तक अब ये आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। जो बच्चे टीजीटी ले रहे हैं उनके दिमाग में लगातार कंफ्यूजन है कि सर इसमें केवल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा या जनरल पेपर भी इंक्लूड है। बेटा, टीजीटी में जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट फिलहाल के लिए ये दोनों चीजें इंक्लूड हैं, सेम चीज पीआरटी के साथ है। ठीक है, ये आपको 199 में अवेलेबल है। अब अगर आप आ गए हो, जुड़ गए हो, तो जल्दी से बताइए, शैल वी स्टार्ट, आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए? बताओ, बताओ, जल्दी बताओ, आरंभ करें? सर बीटेड भी होने जा रहा है, हाँ उनका आया था सर, मेरा बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, 4 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सुपर टेट देने के लिए एलिजिबल रहूंगी? हाँ बिल्कुल रहोगे एलिजिबल। डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, इस सवाल को मैंने उस दिन आखिरी में आपको दिया था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। लास्ट जब हमारी क्लास हुई थी परसों, तो हमने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दिया था लास्ट क्लास में। फिर आप में से कई बच्चों ने कमेंट किया, कई बच्चों के आंसर सही थे, पर कई बच्चों ने इसमें बहुत ब्लंडर किया हुआ है। तो इस सवाल को सबसे पहले डिस्कस करूंगा, जो लास्ट वाली क्लास में आपका होमवर्क क्वेश्चन था। और सवाल ये था कि यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते, तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? और आपके ऑप्शन थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और राइट टू लाइफ यानी जीवन को जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि बिल्कुल सही है। एस्टोनिशिंगली कुछ लोगों ने सी ऑप्शन दिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भैया बात ऐसा है, समानता के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, और समानता का अधिकार भेदभाव के विरुद्ध होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते, और काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अवसर की समानता होती है, काम करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ऐसे समझ लो इस बात को। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और अगर आप आर्टिकल 19 को स्पेशली देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाली क्लास में, आर्टिकल 19 में है भारत के किसी भी भाग में काम करने, रहने, घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी करना था, पर मैंने आज इस वाले को लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी है, ये इसमें क्वेश्चन बड़े सही सही हैं, मैंने सोचा पहले ये करा देता हूं। तो आर्टिकल 19 हो जाएगा ये, कि अगर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में कही गई, महिला और बच्चों के संदर्भ में कही गई थी मूल संविधान में। हालांकि किसी भी तरह के शोषण से मुक्ति की बात कही गई है, वो है आर्टिकल 23 एंड 24। और जीवन का जो अधिकार है वो भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 21 है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहां पर आपको नेचर ऑफ हिस्ट्री बोला गया है। जिन लोगों ने क्लास की होगी पेडागोजी वाली, पिछली क्लास सामाजिक विज्ञान की प्रकृति वाली, उसमें मैंने कई सारी बातें आपको बताई थी। ठीक है, उसमें इतिहास की प्रकृति में कह रहा है इसके विषय में कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है, ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर कंटिन्यूअस एंड कोहेरेंट। दूसरा कह रहा है ऐतिहासिक बल न तो रेखीय होते हैं और ना ही चक्रीय होते हैं। इसका मतलब क्या है कि नाइदर लीनियर, लीनियर का मतलब ये हो गया कि एक धारा में चलते हैं, और ना ही चक्रीय होते हैं, ना ही उनका आपस में जुड़ाव होता है, जैसे डेमोक्रेटिक साइकिल पढ़ते हैं वैसे। तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि इतिहास में घटनाएं कई बार क्या होती हैं, साइक्लिक होती हैं। एक घटना का दूसरी घटना पे असर पड़ता है। अगर आप किसी साम्राज्य के पतन की बात कर रहे हैं, तो राजा कमजोर होगा तो अधिकारी स्वतंत्र होंगे, अधिकारी स्वतंत्र होंगे तो वो अपना क्या करेंगे, छोटा छोटा राज्य बनाएंगे। इन छोटे छोटे राज्यों को बढ़ाने के लिए इनके बीच में आपसी संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तो कोई ना कोई बाहर का राजा इस बात का फायदा उठाएगा और उस राज्य पर अटैक करेगा, और जब इतना कुछ चल रहा होगा तो इकोनॉमी अच्छी नहीं चल सकती। तो लीनियर भी होते हैं कई बार और चक्रीय भी होते हैं। ये कह देना कि ना लीनियर होते हैं ना चक्रीय होते हैं, ये गलत हो जाए। चक्रीय तो बिल्कुल होते हैं, कई बार इतिहास में जो है वो साइक्लिक होती हैं उसके अंदर। तो बी गलत हो जाएगा, ए सही है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली ए। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने ए जवाब दिया था बिल्कुल सही है। अगला क्या है, वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए हैं। भूगोल में आप कई सारी जो है वो ब्रांचेस पढ़ते हैं, ठीक है, अप्रोचेस पढ़ते हैं, ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो कौन सा ऐसा अप्रोच है जिसके अंदर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज। तो उनको जनरलाइज करना और एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज की, वो यूनिवर्सल थ्योरी जो है टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस, ठीक है, मानवीय अवस्थाओं को समझाने के लिए। ये किस में आता है, ये रीजनल एनालिसिस में आता है, ये मार्क्सिज्म में आता है, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। डी का बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया बेटा।
सर ये ऑप्शन की अंडरस्टैंड समझा नहीं पूजा जी, क्या कह रहे हो आप? सर एससीईआरटी की बुक कौन सी क्लास की पढ़नी है? इसमें सीटेट में नहीं पढ़नी बेटा, वो यूपी टेट के लिए आती है। बताओ, जवाब दो। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अब देखो यार, इस वाले सवाल में मुझे खुद ही थोड़ा डाउट है। इसलिए डाउट है क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं एक बार पूछूंगा उनसे, क्या कहते हैं, अमित तोमर सर से, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है। ठीक है, ये जो जनरलाइजेशन होता है और जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज होती है, अब जो भूगोल पढ़ाने का तरीका है, ये उसके अंतर्गत आता है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग एक बार अमित सर से क्लियर जरूर से कर लेना। ठीक है, तो इसको डाउट में डाल दो, इसको एक बार अमित सर से क्लियर कर लेना। मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो आधुनिकतावाद के अप्रोच के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अब सारी थ्योरी, सारी इस चीज को मॉडर्न के हिसाब से पढ़ाया जाता है। आंसर ए दिया है किसमें? सीटेट की आंसर की में। माइट बी पॉसिबल, पर मुझे लगता है इसका आंसर पोस्ट मॉडर्निज्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे हम लोग। अगला है, सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखना आवश्यक है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वाइल फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, अब यहां पे ध्यान से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते समय फॉर अ सोशल साइंस लेसन द फॉलोइंग नीड टू बी केप्ट इन माइंड। जब आप कोई पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, सपोज करिए आप अशोक के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, अगर आपको अशोक के बारे में पढ़ाना है तो उस पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय क्या क्या बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या करना है, टीचर की तरह सोचना है। टॉपिक आप क्या पढ़ाने जा रहे हो? मान लो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो अशोक के बारे में, तो आपने अपने कुछ उद्देश्य बनाए होंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जिनको बोलते हैं। तो पहला कह रहा है वांछित शैक्षिक आउटकम्स, यानी जो अच्छा इसमें हिंदी में गड़बड़ हो गया है, जो भी है उसे इंटेंडेड करना है कि उसका लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है। आप चाहते हो क्या शैक्षिक परिणाम, वांछित शैक्षिक परिणाम को स्पष्ट करें। दूसरा क्या कह रहा है, बी रिटन फ्रॉम द लर्नर्स पर्सपेक्टिव, सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। फिर कह रहा है इस तरह के उल्लेखित होने चाहिए जिससे विभ्रम ना रहे, बी स्टेटेड इन सच अ मैनर टू अवॉइड कंफ्यूजन। और फिर कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आंसर आप लोग बता रहे हो ए। देखो ए तो होगा ही होगा, मतलब सॉरी, पहला वाला तो होगा ही होगा क्योंकि ये वैसे भी आपको सब में दिख रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि बी रिटन फ्रॉम द लर्नर्स पर्सपेक्टिव, वो जो उद्देश्य आप बना रहे हो, आप किसे पढ़ाना चाह रहे हो? अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हो। तो आपके पढ़ाने के बाद स्टूडेंट सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो वो भी उसके ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। फिर कह रहा है कि बी स्टेटेड इन सच अ मैनर टू अवॉइड कंफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर अवॉइड गलत वाला नहीं है। आमतौर पे पेडागोजी में क्या करते हो, कहीं कोई बात अवॉइड में लिख दी गई, रूट वर्ड पढ़ते हो ना, तो रूट वर्ड पढ़ते समय पढ़ लेते हो ना कि अवॉइड लिखा है तो स्टेटमेंट गलत होगा, पर यहां उसका कंटेक्स्ट दूसरा है, तो ये भी सही होगा। डी वाला ऑप्शन गलत है। क्यों? स्टेट द रोल ऑफ टीचर, उद्देश्यों में अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें, उस चीज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, वो तो आपको पता ही है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता और कौशल में बढ़ोतरी होती है? बताइए जरा। तो ग्लोब यूज करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर? सर अब ऐसा ही पेपर आएगा कि? हाँ बेटा, ऐसा ही पेपर आएगा। सर पहले हम लोगों को आंसर देने, अच्छा ठीक है चलो, पहले तुम ही लोग आंसर दे लो। बताओ।
व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अच्छा चलिए जरा बताइए स्पेशल होता क्या है? स्पेशल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जवाब सही है, स्पेशल बिल्कुल सही है। अब इसका ज्योग्राफी में मीनिंग क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, जब आप ग्लोब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो संवाद तो आप कर नहीं सकते उससे, ठीक है, तर्क भी नहीं आएगा वहां पे और सहयोग भी नहीं आएगा, तो वैसे भी इसका आंसर बी निकल जाता। स्पेशल का मतलब जान लीजिए कि ऐसे डेटा जो किसी स्पेसिफिक रीजन और इन चीजों से जुड़े होते हैं। जब आप ग्लोब का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से किसी प्लेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप उस स्पेशल जगह की, यानी आप उस क्षेत्र विशेष की जानकारियां इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? फिर स्पेशल में आता है। ठीक है, ठीक है, नहीं वो इंटेलिजेंस तो समझ गया मैं यहां पूछ रहा था, ज्योग्राफी के अंदर पूछ रहा था। ठीक है, चलिएगा अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अव्यक्त और प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? रेफरेंस टू इम्प्लिसिट करिकुलम। ठीक, इम्प्लिसिट करिकुलम के विषय में सत्य है। पहला क्या कह रहा है? समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। पढ़िए, बताइए, चलिए पहले आप दे दीजिए आंसर, बताइए। सुपर टेट के लिए सीटेट, ये सीटेट इनफ है, यूपी टेट भी नहीं, नहीं सीटेट वाले दे सकते हैं बेटा, बताइएगा जरा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ठीक है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कुछ लोग बी, कुछ लोग सी, कुछ लोग क्वेश्चन समझाइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अव्यक्त या प्रच्छन्न विद रेफरेंस टू इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट करिकुलम का मतलब होता है, आपने एक लाइन सुनी होगी, रीड बिटवीन द लाइंस, कि जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझ पा रहे हो या नहीं, लाइनों के बीच में कुछ बातें लिखी हुई हैं। इम्प्लिसिट करिकुलम का एक लाइन में अगर मतलब समझना चाहो तो उसका मतलब यह होता है कि ये हिडन करिकुलम है, यानी जो पाठ दिए गए करिकुलम के अंदर उनमें आपको कुछ चीजें उसको सिखानी पड़ेंगी और वो सिखाने के लिए आपको उसकी रणनीति क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट करिकुलम। ठीक है, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट करिकुलम। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो क्या कह रहा है, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। स्टूडेंट डेवलप फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल वर्किंग ऑन ग्रुप असाइनमेंट। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। दूसरा कह रहे कक्षा कक्ष में छात्रों या छात्राओं द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। अब ये इम्प्लिसिट करिकुलम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है इम्प्लिसिट करिकुलम का हिस्सा? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ज्योग्राफी के लेसन में, आपके ज्योग्राफी के करिकुलम में दिया हुआ है कि जब आप उन्हें अक्षांश और देशांतर की अवधारणा समझाते हैं। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है ये। ठीक है, फिर कह रहा है कक्षा के दौरान छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया, रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया सीखना, ये भी आपके करिकुलम का हिस्सा है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में इसके बारे में भी आपको समझाया गया, वहां इनफैक्ट ये बोला भी गया है कि चुनाव की प्रक्रिया का एक नाटक तैयार करिए या रोल प्ले तैयार करिए। फिर कह रहा है
एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना। ठीक है, श्रम की अवधारणा को समझना। यार देखो इसमें ना ये वाला पॉइंट भी सही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ए और डी में ज्यादा क्या है। देखिए, जिम्मेदारी की भावना का विकास ये हमेशा हिडन का ही क्या होता है, रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जो उसको श्रम की अवधारणा को समझाएगा तो ये आप उसके साथ साथ करा लेंगे। पर जिम्मेदारी की भावना का विकास जो है वो किसी करिकुलम का हिस्सा नहीं होता है कि छात्रों के अंदर जिम्मेदारी की भावना का एहसास होगा। ठीक है, वो किसी करिकुलम का हिस्सा नहीं होता, ये करिकुलम का हिडन एजेंडा होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर देना, जिम्मेदारी की भावना डेवलप कराना, एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट सीखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर शुड बी ए। ठीक है, राइट आंसर शुड बी ए। ठीक है, बताइए बात क्लियर हुआ? समझ में आई बात? बात समझ में आई? सी क्यों नहीं होगा बेटा? ये ऑलरेडी करिकुलम का पार्ट है तुम्हारे। बी और सी ऑलरेडी चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर ये दिया गया हुआ है। इम्प्लिसिट करिकुलम पूछ रहा है, यानी जो नहीं दिया हुआ है, जो हिडन है। ठीक है सर, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर, अरे तो भड़क काहे रहे हो यार? नहीं देख पाए मतलब हद हो गई। नहीं देख पाया, इतने लोगों के कमेंट आ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, नहीं देख पाया, भड़क क्या रहे हो? ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। सीटेट का एग्जाम कब तक होगा अभी नहीं पता है, कुछ जब आएगा वहां से कुछ तो हम खुद ही बता देंगे। अगला है, क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, एक एक सवाल इसका बड़ा भयंकर है। तो शिक्षिका निम्न में से कौन सी पद्धति अपना रही है बताइए? ईवीएस का एग्जाम कब तक होगा? मुझे नहीं लगता मई से पहले होगा। ठीक है, बताइए सर, डी ऑप्शन को बताइए। देखो डी वाले ऑप्शन में ये लिखा है कि एक गतिविधि जिसे इसी संप्रत्यय हेतु विकसित किया गया। अब समझो बात को, ये आप एक क्या करा रहे हो? स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर while working on activity designed for the same concept। इंग्लिश में पढ़ो इसको। आपका जो एक्टिविटी है वो कराया ही इसलिए गया है कि बच्चे श्रम की अवधारणा समझ पाए। तो ये फिर हिडन करिकुलम का एजेंडा नहीं हो पाएगा बहुत ज्यादा हद तक, क्योंकि ए वाला ज्यादा स्ट्रांग है। किसी स्टूडेंट के अंदर जिम्मेदारी की भावना का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, ये उसके अंदर डेवलप होता है धीरे धीरे। ये सेंस है जो धीरे धीरे डेवलप होता है जब वो चीजों को पढ़ता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, अधिकार पढ़ता है, समानता के बारे में पढ़ता है, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ता है, महिलाओं को अधिकार मिलने में कितनी दिक्कत हुई, ये सब पढ़ता है। तब उसके अंदर ये चीजें धीरे धीरे आती हैं कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे का क्या करे, सम्मान किया जाए, उनके जो तर्क दिए जा रहे हैं उनका सम्मान किया जाए, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए कि साथ में कैसे काम किया जाता है। तो ये इम्प्लिसिट करिकुलम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या युद्ध को रोका जा सकता है? अब सवाल यहां पर यह है कि एक टीचर कह रही है कि कुड वॉर कैन वॉज बी प्रिवेंटेड, और इसके दौरान वो क्या करती है, इस युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान पर, वित्तीय तर्कों पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति तो अपना रही है। कौन सी पद्धति को अपना रही है? शिक्षिका निम्न पद्धति को अपना रही है। पहला कह रहा है एकीकृत पद्धति, सब कुछ एक में आकर मिल गया, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है सहसंबंध पद्धति, कोरिलेशन। फिर तीसरा कह रहा है यूनिट बेस्ड अप्रोच, और चौथा कह रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या हो जाएगा जवाब बताइए? सर केवीएस पीआरटी की क्लास ऐप पर कब से हो तो रही है बेटा, एक शिफ्ट का है ये, बहुत से शिफ्ट क्या
कराएंगे बेटा, सब कराएंगे। आप में से ज्यादातर लोग जो है वो बी कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई शिफ्ट, मतलब ये वाला पर्टिकुलर तो नहीं पूछा गया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो भैया, इसमें सीडीपी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो इसमें जवाब होना चाहिए था डी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, लेकिन इसका जवाब होगा ए। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। मुझे नहीं पता सीटेट ने इसका आंसर क्या दिया, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता सीटेट ने आंसर क्या दिया है, इसको समझिएगा जरा, ठीक है। क्या युद्ध रोका जा सकता है, ये टॉपिक है। अब कह रहा है कि इसके दौरान इस टॉपिक पर वो इसकी साइकोलॉजी पर भी बात कर रही है कि युद्ध को रोका जाना चाहिए या युद्ध रोका जा सकता है। फाइनेंशियल डिविजन्स पे भी बात हो रही है कि युद्ध अगर होता है तो उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और युद्ध को अगर रोका जाए तो फिर क्या क्या चीजें टाली जा सकती हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी कि युद्ध के कारण क्या हो रहे हैं, किस तरह लोकतांत्रिक देश जो हैं वो क्या करते हैं, कम वहां पर युद्ध की संभावनाएं कम होती हैं। न्यूक्लियर डिटरेंट कंट्री जो है वहां पर युद्ध की संभावनाएं कम होती हैं। और इन सब का ये सारी जो बहस है ना, ये सारी जो बहस है, ये इस पूरा बड़ा सबसेट के अंदर है, इसी युद्ध को रोके जाने की वजह कि उसका मनोविज्ञान क्या है, उसका आपका राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा या फिर वित्तीय तर्कों पर चर्चा। तो ये सारी चीजें युद्ध को रोके जाने का सब पार्ट है, सब थीम है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट अगर आप इसको आंचल मैम से भी पूछोगे तो वो शायद आपको यही वाला जवाब देंगी, पर मैं यहां पर थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं किसी भी दूसरे टीचर से। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है वहां पर आंसर ए दिया है, और शायद सीटेट ने भी इसका आंसर ए ही दिया हुआ है, ठीक है। सीटेट ने भी इसका आंसर ए ही, नहीं बेटा, ये तो वो वाला सवाल है जो पिछले साल बड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, और ये आगे आएगा तो भी कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। ये आगे आएगा तो भी कंफ्यूजिंग ही होगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक। बाकी बहस के लिए तो खुला ही हुआ है जीवन। अगला है, सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सकेंगे। सवाल ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपको एक एक्टिविटी बनानी है, आपको एक एक्टिविटी प्लान करनी है, एज अ प्रोजेक्ट प्लान करनी है ऑन सहारा डेजर्ट दैट स्टूडेंट्स कुड डू ऑन देयर ओन, ठीक है, जिसे छात्र खुद से कर पाएंगे, जिसे छात्र जो है वो खुद से कर पाएंगे, ठीक है। हम लगा देंगे बेटा। बताइए सर, बी वाले को एक्सप्लेन कर दो। कोरिलेशन के अंदर तो वो चीज आ गई जिसमें आप अलग अलग चीजें पढ़ा रहे हैं पर उनका आपस में संबंध है। क्या युद्ध रोका जा सकता है, ये उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो कोरिलेशन नहीं होगा यहां पे। बताइए सर, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की क्लास क्यों नहीं हो रही है? बेटा कोर्स हो गया होगा तो क्यों हो रही होगी क्लास? कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ ये कैसे कह सकते हो आप? अभिषेक सर ने तो बोला है कि कोर्स कंप्लीट हो गया है, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। सर मैंने कल ही टारगेट बैच का सब्सक्रिप्शन किया है, कितने दिन तक वैलिड रहेगा? ये बेटा एग्जाम तक रहेगा सीटेट के, उसके बाद भी रख देंगे थोड़े दिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बताओ, ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। देखिए आप ध्यान दीजिए, कई सारे लोग जो है वो क्या जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग बी कुछ लोग डी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्रोजेक्ट? अगर आप एक टीचर के तौर पे प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो क्या आपका मोटिव है कि स्टूडेंट ये जान जाए कि मैप पे सहारा डेजर्ट कहाँ है,
ये है प्लान। कई लोग ए जवाब दे रहे हैं, सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करना है। अरे इतना मारूंगा ना, सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। जाने देंगे क्या? अफ्रीका लेके जाओगे टहलाने? मैंने क्या बोला था? फील्ड विजिट जो है वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है। वॉल्केनो का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो ले जाके वॉल्केनो पे थोड़ी ना खड़ा कर दोगे, या अर्थक्वेक का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो अर्थक्वेक आने का वेट करोगे क्या? जब 6 पॉइंट का अर्थक्वेक आ जाएगा तो कहोगे देखो देखो हिल रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया, इसमें आदमी गिरने लगता है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, वहां थोड़ी ना जाने देंगे। तो ए तो गलत हो गया ना। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि बच्चे उस प्रोजेक्ट के दौरान उस पर उनकी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। बी वाला ऑप्शन कह रहा है ड्रॉ अ मैप एंड लोकेट सहारा डेजर्ट। इससे तो केवल उनके पास इन्फो गई ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना हुई, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई अ रिसोर्सफुल पर्सन एंड मेक डिटेल नोट्स फ्रॉम द टॉक। ये भी नहीं होगा, क्योंकि नोट्स बनाना उद्देश्य नहीं होता पढ़ाई का। जैसे आप कहते हो ना सिलेबस खत्म हो गया कि नहीं, खाली सिलेबस खत्म करना पढ़ाई का उद्देश्य नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी चाहिए। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। क्या करोगे? कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन सहारा डेजर्ट एंड मेक क्लास प्रेजेंटेशन। तो जब आप सहारा डेजर्ट पे कलेक्शन करोगे इंफॉर्मेशन का, एक प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, पीपीटी तैयार करोगे, और फिर उसको क्लास में दिखाओगे, या वॉलपेपर प्रोजेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर। एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट भी हो सकता है इसके ऊपर, एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। आई बात समझ में? वॉलपेपर परियोजना चार्ट वाला पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होता है वॉलपेपर प्रोजेक्ट। ठीक है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है? किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? बताइए। किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा? बताइए। सर वही आंसर बताइए जो सीटेट में दे रखा है, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है अगली बार हमारा 1 नंबर, और अगली बार सीटेट ने आंसर चेंज कर दिया तब आप क्या करेंगी? मान लीजिए मैं आपको वही आंसर बता दूं जो सीटेट ने दिया है। पेडागोजी के अंदर सीटेट में हर बार 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स में डिफरेंशिएशन होते हैं। किसी भी टीचर से पूछ लीजिए। सीटेट कोई भगवान की संस्था तो है नहीं, या हम लोग भगवान है नहीं जो कह देंगे वही सत्य है। सवाल जो बना रहा है उसकी अप्रोच भी कई बार शामिल होती है। अगली बार सीटेट ने अपना आंसर चेंज कर दिया तब आप क्या करेंगे? इसलिए जो ज्यादा बेहतर आंसर हो सकता है वहां पर जाना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो पेडागोजी है, पेडागोजी में 2 और 2 4 ही नहीं होगा हर बार, 2 और 2 5 भी होता है, 2 और 2 0 भी होता है पेडागोजी में कई बार। अब जो सवाल पूछा था उसमें भी तो यही था। ए उसका गलत आंसर थोड़ी ना था। फील्ड ट्रिप कराना बहुत अच्छा है अगर आप सहारा डेजर्ट पे फील्ड ट्रिप करा दें, पर क्या पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकल है? नहीं है। जैसे कारखाना पढ़ा रहे हो, आप फैक्ट्री पढ़ा रहे हो, अब फैक्ट्री में सीटेट ने आंसर दे दिया कि फैक्ट्री का विजिट करा दें। अरे भाई फैक्ट्री किस चीज की है? कहीं ऐसा तो नहीं फैक्ट्री से कोई केमिकल रिसाव हो रहा है? तो हो सकता है उस पर डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाए, डॉक्यूमेंट्री से भी आदमी समझ जाएगा, प्रेजेंटेशन से आदमी समझ जाएगा। उसके लिए फैक्ट्री ले जाना ही जरूरी थोड़ी ना है। तो इतना मत परेशान हुआ करो। ठीक है। अगला क्या है? किसी क्षेत्रीय दौरे की योजना में संबंधित कथन नीचे दिए गए, इन कथनों का सही क्रम बताना है। आप पहले क्या करोगे, बाद में क्या होगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है। अगला कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रिपेयर लेसन टू डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ ट्रिप। भाई सबसे पहले तो यही काम होगा ना, आप सबसे पहले उस ट्रिप को उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाना है और आप दिल्ली में हैं और आप बच्चों से बोलते हैं कि हम तुम्हें हुमायूं टॉम लेकर जाएंगे। हम तुम्हें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कल जो है वो कहां चलेंगे? हुमायूं टॉम चलेंगे। अब आपने हुमायूं टॉम का स्थान बता लिया। अब कह रहा है यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। तो आप लेसन तैयार करोगे इसके ऊपर, हुमायूं टॉम के बारे में बताओगे कि इसमें मकबरा ये होता है, पिष्टक ये होता है, संगमरमर का प्रयोग ये होता है, अरेबस्क प्रणाली ये होती है, पित्रा द्यूरा ये होता है, ये सारी चीजें तैयार करोगे। तो ए हो जाएगा पहले नंबर पे। और वैसे भी देखो सब में ए पहले ही नंबर पे दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? एक यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना, एक आप आइटिनरी तैयार करेंगे जिसमें आगमन प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि शामिल हो। ठीक है भाई।
फिर कह रहा विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, और फिर कह रहा है यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, तो सी होगा नहीं और डी होगा नहीं, क्योंकि डी आएगा सबसे लास्ट में। और फिर इन दोनों में पहले ये आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, यानी ए सी बी एंड डी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप पहले क्या करोगे? आप चर्चा के लिए पाठ तैयार करोगे, बच्चों को फिर ये बताना पड़ेगा ना आपको कि हम जा रहे हैं वहां पे, तो हमारा क्या एक निर्देश पुस्तिका होनी चाहिए, हम क्या क्या वहां पर देखेंगे, कैसे करेंगे। फिर जिस दिन जाना है उसका कार्यक्रम तैयार किया, आगमन प्रस्थान ये फलान धमाका, कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ चाय पिएंगे, और लास्ट में क्या करेंगे? चर्चा का आयोजन करेंगे। चर्चा का आयोजन करेंगे, ठीक है, चर्चा का आयोजन करेंगे। क्लियर बच्चा? बोलिए। क्लियर है? सर किस शिफ्ट का है ये क्वेश्चन? ये शायद 21 दिसंबर वाला पेपर है। अगला क्या है, मतलब कुछ उसमें है, कुछ 20 वाला है इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? पहला कह रहा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट डिलिमिट्स टीचिंग टुवर्ड्स रिमेंबर नॉलेज लेवल्स ऑफ लर्निंग। विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना, ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। हिंदी के ट्रांसलेशन में तो कबाड़ा ही कर दिया गया है। दूसरा, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड रिसोर्स एट स्कूल, स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का। फिर कह रहा है एक्सेसिव वर्कलोड ड्यू टू डेथ ऑफ टीचर्स, शिक्षकों में कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का। और फिर कह रहा पाठ्यपुस्तक और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस मटेरियल्स। क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? नमस्कार नमस्कार भाई, राधे राधे बेटा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज्यादातर सामना करना पड़ता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट डिलिमिट्स टीचिंग टुवर्ड्स रिमेंबर नॉलेज लेवल्स ऑफ लर्निंग। विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को क्या करते हैं, उसे कम करते हैं, टीचिंग को, टुवर्ड्स रिमेंबर नॉलेज लेवल्स ऑफ लर्निंग। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बताइए। नहीं बेटा, आज उनकी क्लास नहीं हुई थी मैम की। मैम जो है वो बहुत सारे लोग बी जवाब दे रहे हो। ठीक है, बी सही हो सकता है, स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का। यार मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन अधूरा है क्या, मैं एक से ज्यादा लग रहा है। ये भी हो सकता है, ठीक है, और ए वाला भी तो होगा, ए वाला भी तो होगा ना। क्या कह रहा है देखो, ए वाले में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दैट डिलिमिट्स टीचिंग टुवर्ड्स रिमेंबर नॉलेज लेवल्स ऑफ लर्निंग। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो याद करने पर ज्यादा जोर देते हैं बजाय समझने के। तो कई बार टीचर को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने अभी देखा
कि किसी ने बोला कि सर वो आंसर बताओ जो सीटेट ने बताया, क्योंकि हमारा 1 नंबर गलत हो सकता है। अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार टीचर को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन गया कि भाई याद भी करना होना चाहिए, तो ए भी आंसर हो सकता है इसमें, ठीक है। ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है, ठीक। तो ये वाला भी थोड़ा सा डाउट में ही रखो, मैं श्योर नहीं हूं, मैं ए पर जाता, ठीक है। बी वाला हो सकता है। इसका आंसर पता है किसी को सीटेट ने क्या दिया था? देखें सीटेट क्या कह रहा है, ठीक है, बताना जरा। अगर इसका ऑप्शन 1, हाँ मेरे को लग रहा है या तो मैंने क्वेश्चन आधा कर लिया है, इसमें एक से ज्यादा होगा, इसमें ये वाला रहा होगा, ए बी सी ऐसे वाला रहा होगा, बी सी डी ऐसे वाला होना चाहिए। चलो इसको चेक कर लूंगा मैं। हाँ ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, चलिए बताइए जरा। तो कक्षा में फिल्म चला रहे हैं आप कोई, Which of the following questions is least important? ठीक है, Which of the following question is least important while showing movie part of movie in the classroom? आप क्लास के अंदर बच्चों को कोई पिक्चर दिखा रहे हैं और कह रहा है इनमें से क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बी दिया है सीटेट में, पक्का? ठीक है, मैं बी तो होगा ही भाई, बी तो दिक्कत आती ही है, ठीक है, बी की तो दिक्कत है ही, पर बी यूनिवर्सल दिक्कत नहीं है। बताओ, चलो जवाब दो, इसका जवाब दो। तो 10 का ए दिया हुआ, हाँ मैं कह रहा हूं ना, ए वाला ज्यादा बड़ा समस्या है भाई, बच्चे रटने पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं ना। सोशल साइंस को आज भी समझने पे कम जोर दिया जाता है, रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। बताइए, तो पहला कह रहा है कि क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही बात है, पिक्चर दिखाते समय आपको यह पता होना चाहिए कि क्या ये भाई इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है। बिल्कुल ये बात भी होनी चाहिए। विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा। भाई आप बता रहे हो क्या, आप पिक्चर दिखा रहे हो ये वाली, ठीक है, आप पिक्चर दिखा रहे हो ये वाली ना, स्टार्स ऑन दी अर्थ। पिक्चर क्या दिखा रहा हो? स्टार्स ऑन दी अर्थ। तो अब आपके पिक्चर दिखाने का मोटिव क्या है? आप बच्चों को डिसलेक्सिया के बारे में समझाना चाहते हो, तो क्या वो सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं को, टीचिंग स्टाइल को भी करता है? बिल्कुल। फिर कह रहा है क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है? बिल्कुल। विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा है? बिल्कुल ये बात भी होनी चाहिए। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, हाँ आज के क्वेश्चन हैं कठिन, बिल्कुल मेरे लिए, मुझे भी कठिन लगे थे, इसमें से कई सारे सवाल लगे थे, क्या लगे हैं, ठीक है। तो डी होना चाहिए इसका लीस्ट ऑप्शन। नहीं बेटा, अल्फाबेटिकल पे नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के किसने कब फॉर्म भरा है उसके बेसिस पे होता है, और इस बार तो वैसे भी उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोला है। अगला क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट इफेक्टिव। आपको एक्टिविटी करानी है, मोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए डेवलप करने के लिए अ सेंस ऑफ पर्सनल ज्योग्राफी इन स्टूडेंट, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ को विकास में। अच्छा ठीक है, सबसे प्रभावी क्रियाकलाप कौन सा है? आपको बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, आप चाहते हो बच्चे ज्योग्राफी का सेंस खुद से फील करें, सॉइल, अर्थ, वाटर, नेचर, फ्लावर, फ्लोरा, फोना, ये वो खुद से समझे। तो अब कह रहा है इनमें सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है, स्थानीय पार्क घूमने की साप्ताहिक योजना तैयार करना, टू प्लान अ वीकली ट्रिप टू विजिट लोकल पार्क। फिर कह रहा है टू प्लान डेली ट्रिप टू विजिट लोकल पार्क। फिर कह रहा है टू गिव स्टूडेंट ओनरशिप ऑफ स्कूल गार्डन एंड अलाउ देम टू डू अकॉर्डिंग देयर ओन चॉइसेस। विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व दे देना
और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। फिर कह रहा है टू अरेंज स्कूल प्लेग्राउंड अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन चॉइस एंड इंटरेस्ट, विद्यार्थियों को उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित कराना। तो इसमें क्या हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन, व्यक्तिगत भूगोल की समझ का विकास करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको एक्टिविटी करानी है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि उन्हें बोला जाए कि जो विद्यालय का गार्डन है उसमें आप उनको स्वामित्व दीजिए और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति दीजिए। अब यहाँ पर उनकी मर्जी का मतलब ये नहीं कि उनको बोलेंगे जाओ कबाड़ दो, हनुमान जी की तरह जो है पूरा अशोक वाटिका बिखेर दो। उनसे बोला जाएगा कि आप पौधा रोप के देखिए, आप सीड लगा के देखिए, सॉइल कैसी है, ठीक है, वाटर कितना चाहिए उसके लिए, कौन सी फसल आ सकती है, वो खुद इसकी जानकारियां जुटाना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। आपको एक गाइड के तौर पे उनको क्या करना होगा, गाइडेंस देनी होगी। यहाँ तो टीचर की भूमिका एक गाइड की होगी, ठीक, एकदम उनको नहीं छोड़ सकते। लर्निंग बाय डूइंग का एग्जाम्पल इसे बनेगा, पर वो टीचर की देखरेख में होना चाहिए। अगला है संघवाद से क्या अर्थ है, बताइए। पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, और देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। बताइएगा क्या हो जाएगा जवाब। बताइए जवाब क्या होगा। सर डी क्यों नहीं होगा, किसमें, पीछे वाले में? पीछे वाले में विद्यार्थियों को उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करना। खेल के मैदान से आप ज्योग्राफी कितना सिखा पाओगे, ये बताओ। ज्योग्राफी की समझ पैदा करना है तो क्या क्या करना होगा। खेल के मैदान में क्या ज्योग्राफी की आप सारी एक्टिविटी करा पाएंगे? अगर आप बगीचा ले जाएंगे तो ज्योग्राफी की एक्टिविटी हो सकती है, इन्वायरमेंट की एक्टिविटी हो सकती है, ये सवाल है यहाँ पे। संघवाद से क्या अर्थ है, तो मैंने आपको बताया था मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ना, जहां पर देश में क्या हो, एक से अधिक सरकारें हो। एक अगला सवाल है निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। ये बहुत बढ़िया सवाल था सीटेट में 2021-22 के ऑनलाइन में। कुछ ऐसे सवाल थे जैसे वो युद्ध वाला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, स्विफ्ट fencing horses by sea in ships, bales of black pepper in cart, gems and gold born in Himalayas, sandalwood born in western hills। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोने, और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की मिली लकड़ियां। ये जो कविता है, इस कविता में कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करता है। इस कविता में आपको प्राचीन इतिहास का कौन सा पहलू मिलता है, बताइए। तो मैदान के ओनरशिप से क्या लर्निंग होगी, सही बात। बगीचा में कभी गए हो, किसी बगीचे में? अगर कोई बगीचा तुमको छोड़ दिया जाए उसके अंदर और कहा जाए कि इसमें देखो क्या कर सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना। नहीं होगा तो खुरपी लेके मिट्टी उखाड़ोगे, हो सकता है कटहल हो तो कटहल तोड़ के ले आओगे। तो ये बात दिमाग में आनी चाहिए ना कि कटहल यहाँ पे कैसे उग रहा है कि नहीं। या आम का पेड़ लगा है तो आम का पेड़ कौन से सीजन में आता है, अच्छा इस वाले सीजन में और कौन कौन से फल आते हैं, रबी की खरीफ, खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये सब दिमाग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसीलिए पेडागोजिया 40 नंबर का किया है केवीएस में। ठीक है, बताइए। जवाब दीजिए। 14 का बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। अच्छा जी, अरे बेटा सी कह रहा है सिल्क रूट कंट्रोल बाई कुषाण। सिल्क रूट रेशम मार्ग का कुषाण द्वारा नियंत्रण। कविता संगम काल की है, कुषाणों के का कू भी नहीं फूटा था उस समय जिस समय की ये बात कह रहा है, तो सी कैसे होगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, अर्ली कोस्टल ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है, समुद्री जहाजों पर लाए गए तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, जिनका रोमन एम्पायर में क्या होता था, ट्रेड होता था, हिमालय से मिले रत्न और सोने, और दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन जो है वो चंदन की लकड़ियां। तो इससे क्या पता चलता है, अर्ली कोस्टल ट्रेड इन इंडिया, समुद्र तटीय व्यापार। अब यहां पर
एक सवाल और बन सकता है। क्या बन सकता है? आपसे सवाल ऐसे किया जा सकता है कि संगम काल में दक्षिण जो है वो चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ये भी हो सकता है सवाल। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि संगम काल में रत्न और जवाहरात, रत्न और सोना, ये कहां से प्राप्त किए जाते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। बस गिवन द फैक्ट याद रखिएगा, क्या लिखा होना चाहिए? संगम काल में। क्या लिखा होना चाहिए? संगम काल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। प्रारंभिक स्तर पे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में हमारे अतीत कहा गया है, क्योंकि ये पाठ्यपुस्तकें चर्चा करती हैं किन बातों की? बताइए। आपने पढ़ा होगा ना, एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी, तो 6, 7, 8 की अगर आप किताब देखेंगे तो 6, 7, 8 की किताब का नाम क्या है? 6, 7, 8 की किताब का नाम है अवर पास्ट, हमारे अतीत। ठीक है, अवर पास्ट नाम है। पार्ट 1, 2 एंड 3 6, 7, 8 में चलती है, पास या पास्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि ये कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह पाठ्य पुस्तकें चर्चा करती हैं किन चीजों? पहला, इसी एक सवाल में आपको हिस्ट्री की पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल रूल मिल जाएगा। क्या? कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोगों के अनुभव अलग अलग रहे हैं। बताइए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या होना चाहिए राइट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बेटा टीजीटी और पीआरटी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। अरे डी, धड़ाधड़ डी जवाब दे रहे हो एक बार, मतलब जरा पढ़ लो ढंग से सवाल को। सर प्लीज सर रिप्लाई, पहली बार जुड़ रही हूँ, बात कर सर आप यूट्यूब वाली वीडियो सीटेट के लिए। हाँ मतलब आपको काफी मदद मिल जाएगी। ठीक है, गुरु जी कमेंट बॉक्स में मेल दी। अच्छा मैंने देखा नहीं बेटा, मैं था ही नहीं ना कल, तो देख लूंगा, आज देख लूंगा। पीआरटी बैच लेना अजय जी, ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है? नहीं आप सीधे एप्लीकेशन से जाके ले लीजिए। चलिए पहले इसका जवाब दीजिए। एनसीईआरटी का फिल्टर करवा दें? ठीक है, ए और सी, बी और सी के। अच्छा देखो क्या कह रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक हैं उनको हमारे अतीत कहा गया। मतलब ये टाइटल क्यों दिया गया है? ये टाइटल दिया गया है, क्यों ये टाइटल दिया गया? सवाल ये पूछा जा रहा है, इतिहास की पाठ्यपुस्तक में क्या है ये नहीं पूछा जा रहा है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसको ये टाइटल क्यों दिया गया हमारे अतीत? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कैसे विभिन्न स्रोतों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सही है ये। क्यों? क्योंकि अतीत को समझने के लिए हमें कई सारे सोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। लेकिन बी वाला जो पॉइंट है उसका टाइटल से कोई लेना देना नहीं है, इसका इतिहास से लेना देना है कि इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है। क्या इस वजह से हमारे अतीत नाम दिया गया है? नहीं। और फिर सी कह रहा है कैसे अलग अलग वर्ग समूह के लोगों के अनुभव अलग अलग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों? यहां पर अतीत जो शब्द है इसका इस्तेमाल बहुवचन के रूप में किया गया। इसका इस्तेमाल किस रूप में किया गया? बहुवचन के रूप में किया गया। प्लूरल के, अतीत हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास कहीं का भी इतिहास हो, वो कई सारे समुदायों से मिलकर बना होता है, कई सारी संस्कृतियों से मिलकर बना होता है। तो आप किसी एक समुदाय के बारे में नहीं पढ़ रहे होते, आप अलग अलग कम्युनिटी का क्या डेवलपमेंट रहा है ऐसे पढ़ रहे होते हैं। इस वजह से उसको हमारे अतीत कहा गया है, हमारे अतीत कहा गया है। ठीक, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा,
इसके अंदर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी। बार बार कहता हूं सवाल ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है बेटा। सवाल को ध्यान से पढ़ोगे आधा जवाब वहीं क्लियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं 20 में 20 बार होगा, पर 20 में 15 बार तो हो ही जाता है। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड टू प्रोहिबिट मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल मतलब हाथ से मैला ढोना। ठीक है। स्कैंजिंग बैन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रीन्स, सूखे शौचालयों का निर्माण, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एज सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण। डी वाला ऑप्शन कह रहा है आपसे अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है जिया जी, भवानी सर के मेल पे। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं उनसे भवानी सर के मेल पे। चलिए बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, 700 प्लस हो जाए आज। फायदे से तो 1000 कर देना चाहिए था। मैं साइकोलॉजी से ऑनर्स हूं और क्या था, निकल गया बेटा कमेंट बहुत तेजी से। तो 16 का क्या अरे भाई सीधी सी बात है, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इसका उद्देश्य है प्रोहिबिट करना। किसे प्रोहिबिट करना? मैनुअल स्कैवेंजिंग को, मैला साफ करने की प्रथा को। और मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब जब आपको हाथों से उठाना पड़े मल और उसे उठाकर कहीं क्या करना पड़े, फेंकना पड़े, या गंदगी हाथों से उठानी पड़े। तो ए को प्रतिबंधित करेंगी ना, ड्राई लेट्रिन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे रोका जाए। क्यों? ड्राई लेट्रिन्स का इस्तेमाल होगा तो आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी पड़ेगी। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कब आया था मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट? बताओ जरा, पढ़ा चुके हैं हम, बताओ जरा। तो अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, उसका नाम क्या है बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें उन्होंने जातीय भेदभाव के बारे में बताया है, उसका नाम क्या है बताइए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर बताइए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जूठन बिल्कुल सही है, जूठन बिल्कुल सही है। क्या है उनकी? ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। उसके अंदर उन्होंने दलितों के साथ क्या भेदभाव हो रहा था उसके बारे में बताया है। अगला कह रहा है भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया? बारे हिंदी ट्रांसलेशन। Which law came into effect in 2006 in India recognizing the right to violence free home for women? ठीक है, बताइएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, या दहेज मृत्यु दंड अधिनियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने पहले से बैच लिया एस्टेट में तो केवीएस का बैच में डिस्काउंट, हाँ बेटा बिल्कुल है डिस्काउंट। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे हैं किसी भी तरह से वो जुड़े हुए, इवन जो सीटेट सारथी के फ्री बैच में थे उनके लिए भी ऑफर है। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है उनको किसी भी हालत में। चलो बताओ, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ भाई, बहुत टाइम लगा रहा हो। बी हो जाएगा करेक्ट, कर दें? सही है, चलो शाबाश। बी इज द राइट आंसर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
DVA 2006 से लागू हुआ था और ये क्या है, सिविल लॉ है। ये क्या है, एक सिविल लॉ है, दीवानी कानून है। क्या है ये, एक सिविल लॉ है, दीवानी कानून है। अगला है, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है सवाल में, Which of the following statement is false in the context of Indian justice system? Indian justice system false बताना है आपको। पहला कह रहा है कि जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL जिसको बोलते हैं, कैन बी फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट हैव बीन वायलेटेड। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। इफ द अक्यूज्ड हैज नॉट बीन गिवन अ चांस टू डिफेंड हिमसेल्फ, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फेयर ट्रायल। तीसरा कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू इंटरवीन इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड अ स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही बात क्या है, गलत है। बिल्कुल सही है। और ये चीज उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, बिल्कुल करेगा, और ये उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक। मसलन दो राज्यों के बीच का विवाद, केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, मौलिक अधिकारों का विवाद, ये सब उसके जो है वो इंपॉर्टेंट अधिकार माने जाते हैं। अगला है, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट को किस नाम से जाना जाता है। संसद कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं या विधानसभा कहते हैं, बताइए किस नाम से जाना जाता है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बताओ किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी समझा तो दिया बेटा, और कैसे समझाऊं। क्या है यार तुम लोग, यार मतलब ऐसा गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं, राज्यसभा को ना। राज्यसभा का नाम क्या है, राज्यों की परिषद। राज्यों की परिषद भी बोलते हैं इसे, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक। उसको हिंदी में लिख दिया काउंसिल ऑफ स्टेट, इसलिए आधे लोगों का गलत हुआ, ये हमको पता है। और इसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। अब इसको कान खोल के ध्यान से समझ लो तो फिर नहीं भूलोगे। राज्यों की परिषद क्यों कहा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य, मेरे को लगा नहीं था कि इस पर भी आंसर गलत आएगा। राज्यसभा के सदस्य राज्यों का नेतृत्व, राज्यों का नेतृत्व करते हैं, वो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसीलिए उन्हें हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। एक जनसभा, साधारण सभा, आम सभा, निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन। और इसे हाउस ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है। इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं, अपर हाउस क्यों कहते हैं, अपर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होती, भंग नहीं होती। जबकि निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा जो है वो 5 वर्षों पर क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। बिकॉज इट नेवर डिसॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अपर हाउस, एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस बिकॉज इट डिसॉल्व इन एवरी 5 years। ठीक है।
चलो अगला है, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पे काम करती है, बताइए। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पे काम करती है, बताइए। बताइएगा। जनपद पंचायत, किसी ने जवाब दिया डिस्ट्रिक्ट। कौन है ये डिस्ट्रिक्ट वाला? अरे मुंडा फोड़ दूंगा मार के तुम लोगों का। इतना चीख चीख के पढ़ाने के बाद ये हालत है तुम लोगों की यार। जनपद पंचायत को क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत को पंचायत समिति बोलते हैं। भारत में पंचायत के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। सबसे छोटी वाली क्या कहलाती है? ग्राम पंचायत। सबसे छोटा वाला क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत। इससे बड़ा क्या होता है? जनपद पंचायत। और कैसे डिस्ट्रिक्ट बोल दे रहे हो, जब तुमको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत होती है जिसको जिला परिषद कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट तो कभी जीवन में नहीं होगा, आप डिस्ट्रिक्ट कैसे बोल रहे हैं? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्लॉक। यही बात है, हिंदी में लिखा नहीं। हिंदी में लिखा होता तो आप समझ जाते। यहाँ जनपद लिखा हुआ है, जनपद तालुका या तहसील लेवल पर होती है। आप कहोगे अरे हाँ 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 याद आ गया सर, तालुका या तहसील लेवल पर होती है। ठीक, इसे इंग्लिश को समझने के लिए ब्लॉक, हम एप्लीकेशन पे बताए भी हैं कि बेटा अंग्रेजी में इसको ब्लॉक पंचायत भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्लॉक। अगला कह रहा है, महाजनपदों में वलय कूप का उपयोग होता था किस चीज में? रिंग वेल्स फाउंड इन द महाजनपद सीम टू हैव बीन यूज्ड एज। मैंने रिंग वेल पे क्वेश्चन कराया स्टेटमेंट वाला 1 2 3 वाला, कि 1 के लिए, 2 के लिए, 1 और 2 दोनों के लिए। ठीक है, सर बिहार स्टेट स्टेट होगा तो बैच क्या? हाँ बेटा कर लेंगे ही कुछ ना कुछ तो। जनपद पंचायत को पंचायत समिति भी कहते हैं। बताइए, जवाब दीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखो, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में इस्तेमाल होता था। नाली के रूप में इस्तेमाल होता था, कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल होता था, और घर के अंदर होगा तो इरिगेशन में नहीं होगा, एक पानी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी एंड डी। ई तो होगा ही होगा। ठीक है, सिंचाई में इस्तेमाल नहीं होता था, तो सी एंड डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। वलय कूप मॉडर्न पीरियड के समय बहुत सारे मिले थे, और वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही यूज हो रहे थे। महाजनपदों के दौरान भी खुदाई में हमें घरों में से इनके अवशेष मिले हैं। अगला कह रहा है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। एक पैलियोंटोलॉजिस्ट, म्यूजियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट? बताइए। जीवाश्म विज्ञानी। अभी मैं परसों नरसों एक पिक्चर देख रहा था, रोल, स्पेनिश मूवी है रोल, बहुत बढ़िया पिक्चर थी रोल्स। उसमें इसके बारे में बताया गया था, पैलियोंटोलॉजिस्ट। बताइएगा क्या हो जाएगा जवाब? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो फॉसिल की स्टडी करते हैं, जैसे डायनासोर थे या नहीं थे, तो ये खुदाइयों में फॉसिल ढूंढते हैं। अगर डायनासोर के फॉसिल मिलते हैं तो उसमें जो है वो इनके बारे में
ये इसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है। म्यूजियोलॉजिस्ट जो म्यूजियम्स की स्टडी करते हैं, हिस्टोरियन जो कि इतिहास को लिखते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। अगला है मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था पर बाग इसके, बड़ा बेहतरीन सवाल था ये। इस सवाल को देख के मैं ही चौंक गया था कि अच्छा यार ये भी पूछ सकते हैं, बताइए। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग यानी रिवर फ्रंट गार्डन, ठीक। मैंने आपको 3 तरीके के बाग बताए हैं। एक बाग वो है जो क्या है, जिसमें इमारत बिल्कुल सेंटर में है और इसके 4 तरफ 1 2 3 और 4 ऐसे वाले बाग को बोलते हैं चार बाग। चार बाग या चहार बाग बोलते हैं, ठीक है। ये हस्त बेहस्त परंपरा में हुमायूं मकबरा ऐसा ही बनवाया गया है। दूसरा वाला जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब स्टेयर्स की तरह होता है। इन्हें सीढ़ीदार बाग या शालीमार बाग कहते हैं। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है, शालीमार बाग। इनको शालीमार बाग या सीढ़ीदार बाग कहते हैं, ठीक। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होंगे, जैसे जहांगीर ने कश्मीर में बनवाया था। अब यहां कह रहा है कि जो रिवर फ्रंट गार्डन है, जिनको तटीय बाग भी बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, तटीय बाग भी बोला जाता है। इस बाग में मकबरा जो होगा, या कोई भी मकबरा, जरूरी नहीं कि हर समय मकबरा ही हो। दिल्ली का लाल किला रिवर फ्रंट गार्डन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक चबूतरे पर था और बाग इसके किधर था, तो रिवर जिधर से भी होगी बाग हमेशा उसके किधर होगा, किधर होगा, दक्षिण में। बाग हमेशा किधर होगा, दक्षिण में, साउथ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बाग हमेशा किस में होगा, दक्षिण में, ठीक है। लाल किला इसका एग्जाम्पल है, लाल किला इसका क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। सर मैंने 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा है पर आधार कार्ड पर नेम चेंज हो गया है शादी के बाद, प्लीज हेल्प। और उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर दिए हो, बस आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा तो, ठीक है। अगला क्या है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव दिल्ली रूलर्स बिटवीन 13 to 15 सेंचुरी, 13 to 15 सेंचुरीज। कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार का क्रम चुने। तैयार रहिएगा, केवीएस के टीजीटी में ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा जवाब, पेपर कब तक होगा। देखो यार अभी तो कुछ न्यूज ऐसी आ नहीं रही, मुझे लग रहा है दिसंबर एंड तक ही होगा। धन्यवाद प्राची जी। बताइए, तो 13वीं से 15वीं सदी में दिल्ली के शासकों का क्रम पूछ रहा है। आपको याद होगा, आप में एनसीईआरटी के अंदर अर्ली टर्किश रूलर लिखा है। क्या लिखा हुआ है, अर्ली टर्किश रूलर लिखा हुआ है। आपकी एनसीईआरटी में स्लेव डायनेस्टी का यूज नहीं किया गया है, इस वर्ड का यूज नहीं किया गया है। समझिए इस बात को, इस बात को ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी के अंदर गुलाम वंश इस शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, बल्कि इस शब्द की स्थापना या इस शब्द को स्थापित किससे किया गया, प्रतिस्थापित किससे किया गया है, आरंभिक तुर्की शासक से। किससे किया गया है, आरंभिक तुर्की शासक। और अब अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो लिखा हुआ है सैयद तुगलक टर्किश खिलजी, फिर लिखा हुआ है खिलजी सैयद तुगलक टर्किश, फिर लिखा हुआ है टर्की तुगलक टर्किश खिलजी और सैयद, और फिर लिखा है टर्किश खिलजी तुगलक सैयद। बताओ अब जरा क्या होगा जवाब, अब समझ में आ गया होगा क्या होगा जवाब, अब बताओ क्या हो जाएगा जवाब। तो सैयद से पहले तुगलक, तुगलक से पहले खिलजी, और खिलजी से पहले टर्किश। आई बात समझ में। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और सैयद के बाद आपके
लोदी वंश। इसी चक्कर में कई लोगों का पिछले बार गलत हुआ था ये सवाल, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, टर्किश, खिलजी, तुगलक, सैयद। और वैसे भी अगर आपको टर्किश से दिक्कत है तो आपको ये तो पता है ना कि पहले खिलजी आएंगे, उसके बाद तुगलक आएंगे, और फिर सैयद आएंगे, और फिर अंत में लोदी आएंगे। लोदी यहाँ पे है नहीं, तो ये तो आपको पता है ना कि के बाद तुगलक और उसके बाद सैयद, केटीएस आएगा। क्या देखिए केटीएस कहाँ है, के टी एस, बस यही तो है, यहाँ टी के एस है, यहाँ पे बीच में सैयद है, वो भी गलत है, के एस टी हो जाएगा, गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सही उत्तराधिकार का क्रम चुनना है तो आपको 13 से 15 सेंचुरी के बीच जाना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तैयार रहिएगा, अगर कहीं लिखा होगा अर्ली टर्किश रूलर तो समझ लीजिएगा गुलाम वंश की बात हो रही है। आ गई बात समझ में? चलिएगा अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला क्या कह रहा है, मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना मंदिर बनवाने, अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए मंदिर बनवाए गए। दूसरा कह रहा है मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता था। क्या हो जाएगा आंसर? नहीं बेटा, आज अमित सर की क्लास नहीं है, आज मेरी मैराथन है। बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी दोनों क्या है, सही है। ए और बी दोनों ही क्या है, सही है। पहला भी सही है और बी भी क्या है, सही है। भक्ति भाव के लिए दर्शाया जाता था, प्रतिष्ठा के लिए भी दर्शाया जाता था, धन और वैभव के लिए भी दर्शाया जाता था, पर भक्ति भाव के लिए भी दर्शाया जाता था। अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम, सही मिलान करें। ईदगाह, दरगाह, कुलदे सेक्ट और खानका। दूसरी तरफ कह रहा है रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है, सूफी संतों के लिए विश्राम गृह, सूफी लॉज, ओपन प्रेयर प्लेस, ओपन प्रेयर प्लेस, खुला प्रार्थना स्थल, और फिर कह रहा है टॉम्ब ऑफ सेंट्स, संत का मकबरा, संत का मकबरा। सॉरी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का? सर आप मेरा कमेंट लिख, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। ए बी क्या कह रहा हूं? ईदगाह क्या है, जगह जहां पे सारे लोग ओपन में क्या कर रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ओपन प्रेयर प्लेस। तो ए का हो गया 3 और ए का 3 हो गया, तो आपको यहीं से मिल जाएगा आंसर पहले से ही ना। तो बी का हो जाएगा 4, यानी दरगाह क्या होता है, दरगाह होता है सूफी संतों का समाधि स्थल। कुलदे सेक बोलते हैं ऐसे रास्ते को जो क्लोज हो जाता है एक जगह, डेड एंड, स्ट्रीट विद डेड एंड। और खानकाह जो हो गया वो क्या हो गया, सूफी संतों का विश्राम स्थल हो गया। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, अगला सवाल क्या है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है आपको। ठीक, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है। क्या कह रहा है कथनों में? तो कह रहा है कि स्टेटमेंट ए कह रहा है इंडियन टेक्सटाइल्स डिक्लाइन बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन फ्रॉम यूरोपियन एंड अमेरिकन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि उनको टफ कंपटीशन मिल रहा था। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योगों से मिल रही प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। और स्टेटमेंट बी कह रहा है इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइंड ड्यू टू द वेरी हाई ड्यूटीज imposed when importing material into Britain। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने की वजह से हुआ था। बताओ। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी। सब लोग डी बोल रहे हैं, ए और बी दोनों सही है। 28 का ए बोल रहे हैं, ए सही है, बी गलत है। और अरे भाई पहला गलत है, क्यों गलत है?
इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन की वजह ये नहीं थी कि उनको यूरोप और अमेरिका के टेक्सटाइल से जो है बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा मिल रही थी। इनको भारत के कपड़े तो यूरोप में छाए हुए ही थे। जब 18वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी फर्स्ट हाफ में जैसे जैसे ब्रिटेन में कपड़ा बनना शुरू हुआ तो उनके मार्केट तो इंडियन कपड़े से पटे हुए होते थे, तो उन्होंने बोला कि भैया इंडियन कपड़ों पर बैन लगाइए। तभी तो 1720 में क्या आएगा, कैलिको एक्ट आएगा। और इस कैलिको एक्ट में क्या बोला जाएगा, कैलिको एक्ट में बोला जाएगा कि जो भी भारत से कपड़े आते हैं शिंट्स और कैलिको टाइप वाले, जो भी ऐसे कपड़े आते हैं जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ हैं, छापेदार सूती कपड़े, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, इन पर बैन लगाया जाए। तो क्या किया गया कि यूरोप में जो इंडिया का कपड़ा जाता था इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, 200% की ड्यूटी लगा दी गई थी। तो 100 रुपए का कपड़ा 300 रुपए में हो जाता था, तो महंगा हो गया, कोई खरीदना बंद कर दिया। और उसी दौरान भारत में 18वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में क्या होगा, यहां पर इंडिया में रॉ मटेरियल केवल यूज होने लगेगा। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, याद करो भाई एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल में समझाया था कि प्लासी के बैटल के बाद इंडिया की हालत ये हो जाएगी कि हमारे जो बुनकर हैं उनके जिम्मे एक ही जिम्मेदारी रह जाएगी, वो केवल कॉटन थ्रेड निकाल के देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। बताइए, हो गया क्लियर? क्लियर हुआ? सॉरी सर, मैंने ऑप्शन गलत पढ़ लिया था, कोई बात नहीं, ध्यान दो भाई। अगला है, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। पढ़िए जरा। तो अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। पहला कह रहा है, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे। और दूसरा कह रहा है, द पुअर एंड द मेनी फ्रॉम द लो कास्ट saw this opportunity to get away from the oppressive hold that upper class landowners exercised over their lives and daily humiliation they suffered। बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांवों में सवर्ण जमींदारों के द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। एक क्या कह रहा है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? दोनों गलत है या दोनों सही है? बताओ क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्लास कब तक चलेगी? क्लास चलेगी 12 मिनट कम से कम और। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कुछ लोग डी कह रहे हो, कुछ लोग, पहले ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सवाल को। क्या कह रहा है? ड्यू टू अर्बनाइजेशन ओनली द रिच बिगन लीविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स। अरे यार, अमीर आदमी जॉब के लिए जाएगा क्या? वो अपना इलाका छोड़ के क्यों जाएगा? वो तो अमीर है ना, कौन जाएगा? प्रवास कौन करेगा? जो काम की तलाश में है। और काम की तलाश में कौन सा आदमी जाएगा? उसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो गरीब लोग होंगे, और या कई बार गांव में क्या होता था कि वो ऑप्रेसिव बहुत होता था ना, कास्ट डिफरेंशिएशन की वजह से लोगों को दबाया कुचला जाता था। तो कुछ लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी देखी कि शहर में हमें मिल में जाके काम करने को मिलेगा, तो लोगों का गांवों से प्रवास जो है वो शहरों के लिए होने लगा। अमीर आदमी थोड़ी ना जाएगा शहर में, उसका तो मस्त चल रहा है जिंदगी। तो ए गलत है भाई, ए गलत है, बी सही है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू। अच्छा एक बात बताओ, वो पिक्चर देखे हो दशरथ मांझी, उसमें नवाजुद्दीन भाग जाता ना शहर, उसके बाप भी बंधुआ मजदूर होते हैं जमींदार के यहाँ, और नवाजुद्दीन को भी कहते हैं इसको भी आप बंधुआ मजदूर बना लीजिए। तो दशरथ मांझी छोड़ के भाग जाता है शहर, और फिर शहर से पैंट शर्ट पहन के बहुत दिन बाद लौटता है और जाके गले लगा लेता है उनको जमींदार साहब के जो लठैत होते हैं। और फिर जब अपना नाम बताता है तो वो सब बहुत मार मारते हैं उसको गिरा गिरा के, कि मतलब सीने पे चढ़ोगे। याद आ रहा है? जो लोग देखे होंगे याद होगा। तो कई लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि गांव की वो चिकचिक भरी जिंदगी से हम क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे आज भी हमारे यहाँ यूपी बिहार से लड़के जो है वो दिल्ली आते हैं पढ़ने, तो वो उसके पीछे एक उम्मीद ये होती है कि यार इसी बहाने यहां से निकलेंगे, दिल्ली जाएंगे, थोड़ा सा शहर में रहेंगे, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा।
उस चक्कर में बहुत सारी गलत चीजें सीख लेते हैं, पर उनके पीछे एक सोच ये भी काम कर रही होती है। जैसे कई बार, रहने दो मैं नहीं बोलूंगा, क्रिएट वो हो जाएगा तुरंत। एक तो आजकल हम कुछ बोल देते हैं उसको तुरंत लोग जो है, चलिएगा, प्रारंभिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में कौन सा कारण सबसे उचित है, बताइए। फिर सब मारते हैं उसको, हाँ बताओ, जवाब दो। प्रारंभिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उचित है? क्यों हमने ये प्रारंभिक स्तर पे इसे सम्मिलित किया? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशल साइंस एट द एलिमेंट्री लेवल। पहला कह रहा है यह एक ऐसा विषय है जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए और बहुत उपयोगी नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो कमजोर विद्यार्थियों के लिए और बहुत उपयोगी नहीं है, मतलब पटक के मारना चाहिए ऐसा जो है स्टेटमेंट बनाने के लिए। यह एक ऐसा विषय जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, सही बात है भाई। फिर कह रहा है यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचारित करता है, नहीं, पूरी तरह से सही नहीं है। फिर कह रहा है यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है। इट इज अ सब्जेक्ट दैट इनिशिएट्स इंटरेस्ट इन सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। अब देखो एक समस्या क्या आ गई, डी भी सही है, डी भी सही है, बताओ जरा ऑप्शन क्या होगा। क्या बताया था मैंने, जब एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगे तो सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़िए। सबसे उचित है, राष्ट्रभक्ति पैदा करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। पहले दिलचस्पी होना जरूरी है अपने इतिहास में, अपने भूगोल में, अपने राजनीति में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। ये जो स्टेटमेंट लिया गया है ये नेशनल फोकस ग्रुप 2006 बोला हुआ है, ढंग से पढ़ लीजिए उस 25 पन्ने को, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं वहां से। पर आपको हमारी बात समझ में आती नहीं, आपको वो समझ में आता है पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कौन जीता कौन हारा, आपको यही समझ में आता है, काम की बात आपको समझ में आती नहीं है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। चलिए अगला सवाल। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। वो क्या कह रहा है टीचर, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू मैप द इनपुट एंड आउटपुट अवेलेबल फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री नियर देयर स्कूल। द टीचर कुड असेस स्टूडेंट्स स्किल्स ऑफ। शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं, बताइए किस कौशल का मूल्यांकन। टीचर को क्या करना है, टीचर को क्या करना है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि बेटा हमारे स्कूल के पास एक इंडस्ट्री अगर हमें लोकेट करनी है तो उसके लिए क्या करना है, इनपुट और आउटपुट बताना है। ठीक है, कि आप उसके अंदर इनपुट और आउटपुट बताना है कि सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, सही रहेगा तो क्यों, नहीं सही रहेगा तो क्यों। ठीक है, क्लियर है। तो पहला कह रहा है कि इसमें कौन सा कौशल, कौन सी स्किल टेस्ट हो रही है। पहला कह रहा है इंक्वायरी हो रही है, दूसरा कह रहा है कंपैरिजन हो रहा है, तीसरा कह रहा है एनालिसिस हो रहा है। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका। किसी ने डी जवाब दिया है, किसी ने सी जवाब दिया है? सी और डी। नमस्कार प्रेम जी। सर आराम से, कंधे में दर्द है। हाँ तो वही तो बात है, लोग नहीं मानते ना, आराम से पढ़ाओ तो कोई मानता कहाँ है। जैसे आजकल देखे होंगे कि मैराथन होती है तो उसमें भी लोग चिल्लाने लगते हैं, इस शनिवार इस रविवार होने वाला है महाकाल की कसम। भाई चुपचाप भी बता दोगे कि भैया इस सैटरडे संडे ये वाली मैराथन है और ये चीज पढ़ाएंगे तो भी बच्चा समझ जाएगा। लेकिन आपको मजा आता है पहले वाले में ना, दिक्कत ये है। मेरे को धीरे धीरे सच बता रहा हूं आपसे, मेरे को यूट्यूब से धीरे धीरे चिढ़ होती जा रही। एक तो आजकल क्या है, आजकल ये हो गया है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है ये इस पे डिपेंड करता है कि उस टीचर को कितने बच्चे देख रहे हैं। अगर किसी टीचर को 25,000 बच्चे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, और किसी टीचर को अगर 2,500 बच्चा देख रहा है तो इसका मतलब वो टीचर उतना बढ़िया नहीं, और 250 वाले की तो कोई औकात ही नहीं है।
और कंपैरिजन करते हो जब, तो पता चलता है कि भाई बड़ा लफड़ा है। तो इंक्वायरी तो देखो होगा ही होगा और एनालिसिस भी होगा, पर यहां पर ना कंपैरिजन नहीं है। क्यों कंपैरिजन नहीं है? आपको कहना है कि टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मैप द इनपुट एंड आउटपुट। आप अपने विद्यार्थियों को यह कह रहे हो कि आपको मानचित्र बनाना है कि वहां पर उद्योग लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इतनी बात करनी है बस, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी। आगे बात समझ में? चलिए अगला है, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति समानुभूति पैदा करने और उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे अधिक उचित होगी? ध्यान से बस सवाल को पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों में घरेलू सहायक के प्रति, ठीक है, जो डोमेस्टिक हेल्पर यानी घर पे जो काम करने वाली मेड होती है, ठीक है, या घर पे काम करने वाला आपका अगर ड्राइवर है, ठीक है, या अगर घर पे काम करने वाला आपका कोई डोमेस्टिक हेल्पर है, और फिर क्या कहता है, फिर क्या कहता है कि उसके प्रति आप समानुभूति, समानुभूति, हाँ ठीक है, सेंटेसाइज होना चाहिए था, समानुभूति तो नहीं होगा, यहां पे देख लो, मोस्ट एप्रोप्रिएट टू सेंसिटाइज स्टूडेंट, मतलब उसके अंदर एक भावना पैदा होनी चाहिए, ठीक है। तो भावना पैदा होनी चाहिए, समानुभूति पैदा करने और उसको संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशील, हाँ ठीक है, बिल्ड एम्पैथी तो लिखा हुआ है, बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना? अब आप टीचर हो, आपका उद्देश्य क्या है कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसके भीतर एक सेंसिटिविटी पैदा होनी चाहिए घर के काम करने वाले नौकर के प्रति, या घर पे काम करने वाले जो है वो किसी भी डोमेस्टिक हेल्पर के प्रति। तो अब आप कौन सा तरीका अपनाओगे जिससे उसके अंदर ये भाव आप पैदा कर सको? सवाल समझ गए? अब बस आपको छांटना है इसमें से कि क्या होना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता साझा करना, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा कह रहा है घरेलू सहायक के कार्यों पर वृत्त चित्र को दिखाना और उस पर चर्चा करना, स्क्रीन एंड डिस्कस अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द वर्क ऑफ डोमेस्टिक। फिर कह रहा है इनवाइट अ डोमेस्टिक हेल्प टू द होल क्लास, एक घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना। और फिर कह रहा है आस्क स्टूडेंट्स टू गेट टू नो समवन who works as a domestic help and write a story based on their own on their experiences। बताइए ज्यादा बेटर क्या लग रहा है आपको? बताइए ज्यादा बेटर क्या लग रहा है आपको? कैसे आप सेंसिटाइज कर पाएंगे बच्चों के अंदर उस भावना को? अगर आप पैदा करना चाह रहे हैं तो कैसे आप कर पाएंगे इसे? बेस्ट मेथड पूछा है, बेस्ट मेथड पूछा है, कौन सी शिक्षण शास्त्री योजना सबसे अधिक उचित होगी? इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो गलत है, चारों किसी किसी मायने में सत्य हैं। जैसे पहला कह रहा है कि कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता साझा करके, इससे कोई घरेलू सहायक जो आके आपको एग्जाम्पल बता देगा, पर क्या ये सेंसिटाइज करने के लिए बेस्ट मुद्दा है? नहीं है। इससे आप इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं, प्रॉब्लम समझ सकते हैं। सेंसिटाइज का सबसे बेहतरीन मुद्दा कौन सा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है बताओ? ये कह रहा है लर्निंग बाय डूइंग। ये क्या कह रहा है? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग कह रहा है क्या कि छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाना है पहले, तो संबंधों को स्थापित करेगा, जानेगा उनके बारे में, उनके काम के बारे में जानेगा, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, घर पे कब खाना बनाते हैं, घर पे उनके बच्चे क्या करते हैं, क्या वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, पूरी जानकारी आ गई उसके पास। फिर क्या कह रहा है? उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना कि उनका क्या अनुभव है, तब जाकर आपको आपके घर पे काम करने वाली किसी शांतिबाई या किसी लक्ष्मी या किसी जो भी नाम आप समझ लीजिए उसके बारे में आपको बात समझ में आएगी। ठीक, तो डी इज द बेस्ट पॉसिबल। सही ये सारे हैं, गलत नहीं है, पर बेस्ट मेथड सबसे अधिक उचित। अगला है घरेलू कार्य का महत्व विषय पढ़ाते समय। देखिए एकदम ये मेरी उन शादीशुदा बहनों के लिए है ये सवाल।
जिनके सामने जीवन की असली चुनौतियां हैं, और दिक्कत जिनके कार्य को कार्य नहीं समझा जाता। ये बहुत बड़ी समस्या है। वही कह रहा है कि घरेलू कार्य का महत्व आपको पढ़ाना है, ये विषय है, ये थीम है आपकी, ये टॉपिक है। थीम क्या है? वैल्यूइंग हाउसवर्क। याद करिए लोकतंत्र में क्या बताया था? जीवन के मूल्य के साथ साथ काम का मूल्य भी समझना आवश्यक होता है। तो कह रहा है उसको पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य दर्शाना चाहिए। कैसे दर्शाना चाहिए? एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता है। तीसरा कह रहा है एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, और चौथा कह रहा है एक ऐसे कार्य के रूप में जिसमें पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? रवि भाई का जवाब आया है डी, और भी लोग डी कह रहे हैं। रोशन सिंह सी और डी। अच्छा, मतलब सी और डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। तो एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, एक पक्षीय हो जाएगा, वन साइडेड ड्रोनिंग होने लगेगी, नहीं होगा। एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता। अच्छा अच्छा, कम समय लगता है। मर्दों को लगता है कि वो जो घर में बाथरूम से निकलकर जिस तौलिए से वो सर पोंछ के इसे फेंक देते हैं, उनको लगता है ये अपने आप हवा में जाता है, बालकनी में सूख जाता है, तय हो जाता है, और अगले दिन फिर से फेंकने के लिए उनके सामने आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, मैजिक थोड़ी ना चल रहा है। तो दूसरा भी गलत है। सी और डी क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी एंड डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। आजकल देखा होगा आपने अक्षय कुमार का और भूमि पेडनेकर का एक एड आता है, अब मेरे को याद नहीं है किस चीज का एड है, पर उसमें अक्षय कुमार जो है वो फिर काम करते हैं, वो खाना बनाते हैं, और उस दिन उनकी पत्नी आराम कर रही होती हैं, तो दोनों लोग इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी चीज है ना। तो ऐसा कार्य जो पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तो सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। भूगोल की कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। इन अ ज्योग्राफी क्लास द टेक्स्ट बुक इज बेस्ट यूज्ड फॉर ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, रिसीविंग अ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सोर्स फॉर इवेलुएटिंग विद इन फिक्स टाइम टेबल्स, निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु। फिर कह रहा है कॉन्टेम्पलेशन एंड वंडरिंग, सोच विचार और विस्मय हेतु। और फिर कह रहा है एज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अवॉइड स्ट्रेस इन चिल्ड्रन, बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र सूचना स्रोत। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा 34 का आंसर? 34 का आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। कॉन्टेम्पलेशन एंड वंडरिंग, सोच विचार और विस्मय के लिए ना, कि आखिर अर्थ कैसे घूमती है। आखिर जैसे आपके दिमाग में आता है ना, जब तक आप ग्रेविटी के बारे में नहीं जानते थे तब तक आप भी तो यही सोचते थे कि यार अगर धरती गोल है तो जो लोग नीचे होंगे वो चू क्यों नहीं जाते आसमान में, इनको तो गिर जाना चाहिए। अगर नीचे कोई पेड़ है तो इनको तो बह जाना चाहिए आसमान में, अगर हम ब्रह्मांड में घूम रहे हैं चारों तरफ। ये बात आपके दिमाग में भी तो आती थी ना जब तक आप ग्रेविटी नहीं पढ़े थे, आती थी कि नहीं आती थी? बिल्कुल। तो विस्मय और वंडरिंग, कॉन्टेम्पलेशन। अगला है कि भूमि के उपयोग एक गतिविधि का आयोजन करना है जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशल का विकास करते हैं? आपकी एक्टिविटी किस चीज के लिए है? भूमि उपयोग के बारे में जानकारी। और इसके लिए जिन लोगों से बात करनी है आपको, वो आस पड़ोस के बुजुर्ग हैं, मतलब जो उस जगह पर काफी समय से रह रहे हैं, जिन्होंने बदलाव भी नोटिस किया होगा। ठीक है, जिन्होंने बदलाव भी नोटिस किया होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ उसको कर लो। पहला कह रहा है क्वेश्चनिंग एंड रिकॉर्डिंग, प्रश्न पूछना, अभिलेख करना। लिसनिंग एंड इंक्वायरिंग, सुनना और अन्वेषण करना। इन्फरिंग एंड नेगोशिएटिंग, अनुमान लगाना और बातचीत करना। हाइपोथेसिसाइजिंग एंड एनालिसिस, एनालाइजिंग, परिकल्पना और विश्लेषण। क्या हो जाएगा आंसर?
देखो पहला तो होगा ही होगा क्वेश्चनिंग एंड रिकॉर्डिंग। भाई अगर वो आप गतिविधि कर रहे हो तो लिखोगे भी कि भाई उनसे पूछोगे कि पहले किस तरह की फसल होती थी, अब क्या होता है, क्या चरवाहे के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो रिकॉर्डिंग और क्वेश्चनिंग अभिलेख भी रेडी होंगे। फिर क्या कह रहा है, लिसनिंग एंड इंक्वायरिंग, सुनना और अन्वेषण करना, वो भी होगा। ठीक है, फिर कह रहा है अनुमान लगाना और बातचीत करना, इन्फरिंग एंड नेगोशिएटिंग हो सकता है बिल्कुल। हाइपोथेसिस नहीं होगा। ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हाइपोथेसिस थोड़ी ना हो रहा है। जिनसे आप बात कर रहे हो वो आपके क्या है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, वो फर्स्ट हैंड सोर्स हैं, प्राथमिक स्रोत हैं ये सब। और आप बात कर रहे हो, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है, ये प्राइमरी सोर्स है। आसपास के जो बुजुर्ग लोग हैं ये प्राइमरी सोर्स हैं। तो फिर इसमें हाइपोथेसिस की तो कोई बात आती नहीं। उनके अनुभवों के आधार पे आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है ना कि हाइपोथेसिस और एनालिसिस करना है। तो डी नहीं होगा, और अगर डी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। और अभी एक यूट्यूब पे मेरा इवेंट है केवीएस के रिगार्डिंग, तो वो करना है। तो अब कल होगी आपसे मुलाकात शाम को 6 बजे अगले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो कल हम कंटेंट पे चर्चा करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी, इनके कंटेंट पे चर्चा करेंगे। कल शाम को 6 बजे आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से शाम को। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। केवीएस के बैचेस चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो लोग केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपकी जानकारी में हो या करना चाहते हो, उनको बोलिए 15 दिसंबर तक के लिए ऑफर बढ़ा दिया गया। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। 1999, 1499 और जनरल पेपर का प्राइस 999 में है। आपको जो कोड यूज करना है वो ये वाला है, KVS 60। ठीक है।